नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। इनके कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों का जवाब देंगे और कुंडली अपने आप में अनोखी है ही, तभी मैंने लिया है इसको। तो कुंडली का विचार करेंगे, प्रश्नों का जवाब भी देंगे। तो आइए चलते हैं इनके कुंडली के तरफ। तो इनका कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के दिन जन्म हुआ है, हस्त नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में दूसरे चरण में, और पाया जो है रजत यानी चांदी का पाया है। गण जो है वो देवगण है। अच्छा है, बढ़िया है। देवगण मतलब व्यक्ति जो होगा थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, थोड़ा स्पिरिचुअल होगा। आगे बढ़ते हैं। लग्न इनका वृश्चिक है, और वृश्चिक लग्न जो है कैसा लग्न है? तो वृश्चिक लग्न जो है वो मंगल का लग्न है। मंगल पराक्रम है, मंगल जो है वो तेज है। अब यहां पे लग्न के स्वामी बनते हैं मंगल, वृश्चिक लग्न के स्वामी बनते हैं मंगल, और आकर के मंगल कुंडली के सप्तम भाव में बैठ गए तो जातक को मांगलिक बना देंगे बैठ के यहां पे। अब लग्न की डिग्री कितनी, सबसे पहले वो देखिए। तो लग्न जो है, यहां पे मैंने डिग्री नहीं लिखा है, यहां मैंने सिर्फ आपको ये लिखा है नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठा है। तो लग्न जो है इनका है वो लगभग जो है 21 डिग्री पे बैठा है, और लग्नेश मंगल जो है वो 20 डिग्री पे बैठे हैं, यानी लग्न और लग्नेश दोनों मजबूत हैं, लग्न की स्थिति अच्छी है। अब लग्न के स्वामी जो बनते हैं मंगल, वो कुंडली के सप्तम भाव में आके बैठ गए, जातक को मांगलिक बना देंगे। तो क्या होगा? तो विवाह इत्यादि में विलंब होगा। लेकिन एक बात भूलिए मत कि मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो ये दाम्पत्य का भाव है, तो दाम्पत्य में वृद्धि करेंगे, जातक के कार्य और व्यवसाय में वृद्धि करेंगे, ये बढ़िया है। लेकिन मांगलिक होने का इफेक्ट तो जातक को पड़ेगा, विवाह में विलंबता तो होगी ही। तो लगभग ये 33-34 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है, ये भी आपको जाने रहना है। इसके अलावे और भी बहुत से सारे कारण हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अब जब लग्नेश कुंडली के सप्तम भाव में आके बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देखेंगे, तो जातक के कार्य और व्यवसाय में उन्नति देंगे, क्योंकि यहाँ उनकी मित्र की राशि है, सिंह राशि है। तो जातक जो है, जातक का कार्य क्षेत्र जो है प्रभावित होगा, जातक जो है उच्च पद पे आसीन होगा। अब मंगल की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, तो लग्नेश यदि लग्न को देखेंगे जातक के व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को भव्य बनाएंगे। लेकिन मंगल में धैर्यहीनता है, तो ऐसा जातक जो है वो धैर्यहीन होगा, हर काम को जल्दबाजी में करने वाला होगा, और कई बार अपने कार्य को करके और उस पर पश्चाताप भी करने वाला होगा कि ये मुझे नहीं करना था। इसमें ये चीज प्रबल और हो जाता है जब चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब हो। तो चंद्रमा यहाँ कुंडली में देखिए एकादश में बैठे हैं और केमद्रुम दोष से ग्रसित है और राहु की दृष्टि से दृष्ट है। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं यानी मन कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो व्यक्ति जो है डिसीजन लेगा जल्दबाजी में, और उसमें कहीं ना कहीं पश्चाताप बाद में करेगा। मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ती है कुंडली के द्वितीय भाव पे, तो जातक को मंगल धन धान्य भी देंगे, लेकिन वाणी से कठोर बना देंगे। और कई बार ऐसा जो जातक है, क्योंकि बृहस्पति वहां के स्वामी है, और बृहस्पति है कौन? न्याय है। तो बृहस्पति को अन्याय पसंद नहीं है, तो जातक ऐसा स्पष्ट बोलेगा, मुंह पे बोल देगा, थोड़ा कड़क बोल देगा, और व्यक्ति को बुरा लग जाएगा। तो इनको दो चीजों से बचना है। क्या? एक तो जल्दीबाजी में निर्णय लेने वाली आदत से, और दूसरा अपने वाणी से, अपने वाणी पर संयम रखने की यहाँ आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली में दूसरे भाव के और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। सर्वाधिक कारक ग्रह इस कुंडली में है, क्योंकि धन भाव के स्वामी है, और शिक्षा और संतान के स्वामी है, बुद्धि और ज्ञान के स्वामी है। अब बृहस्पति इस कुंडली में पंचम पति हुई कुंडली के भाग्य भाव में जाके बैठे हैं, और अपनी नौवीं दृष्टि से वापस जो है वो पंचम भाव को देखते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। और पंचम में ही उच्च के शुक्र बैठे हैं। शुक्र को हम थोड़ा बाद में लेते हैं, पहले बृहस्पति को लेते हैं। तो बृहस्पति शिक्षा के स्वामी होकर के और उच्च शिक्षा के भाव में बैठे, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये बृहस्पति जो है ये कैसे बैठे? तो वक्री होकर बैठे हैं। यहां बृहस्पति का वक्री हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या लेके आएगा। जातक के भाग्य में लेके तो, जातक के भाग्य को लेके तो परेशान यहां नहीं करेगा, लेकिन यहां बृहस्पति वक्री होकर के कई बार संतान को लेके परेशान करते हैं। संतान से संतान हो, संतान से सुख न मिले, या संतान बार बार आके कहीं ना कहीं संतान खराब हो जाए। क्योंकि यहाँ पे
बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के साथ साथ केतु की भी दृष्टि पड़ती है और शनि की भी तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। और शुक्र यहाँ बेशक उच्च के बैठे हैं, सप्तम पति होकर उच्च के बैठे हैं, लेकिन वो व्यय 12वें भाव के स्वामी होकर यानी कि हॉस्पिटल के खर्चे के स्वामी होकर बैठे हैं। तो कुछ मामलों में लाभ और कुछ मामलों में नुकसान, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो बृहस्पति यहाँ भाग्य भाव में बैठे हैं, शिक्षा के स्वामी होकर उच्च शिक्षा में बैठे हैं, जातक को उच्च शिक्षा देंगे, जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा और बहुत बेहतर होगा। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, जातक को बुद्धिमान और ज्ञानवान बनाएंगे। पराक्रम पर दृष्टि पड़ेगी, जातक का पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। और पंचम पे दृष्टि पड़ेगी तो जातक को शिक्षा का संपूर्ण जो है लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पे कुंडली में तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनि बनते हैं और शनि अपने कुंडली में तीसरे भाव में राहु के साथ बैठे हैं, श्रापित दोष का निर्माण करके। लेकिन देखिए यहाँ पे श्रापित दोष का निर्माण जब कुंडली के तीसरे भाव में हो तो उसका लाभ जातक को ज्यादा मिलता है और उसका नेगेटिव इफेक्ट जातक को कम मिलता है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव है, त्रिक भाव है, यहाँ पाप ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो शनि अपने स्वराशि में बैठ के जातक को पराक्रमी बनाएंगे। राहु वहीं मित्र राशि में बैठ करके निस्संदेह जातक को जो है सफल बनाएंगे। ये बहुत बढ़िया है। जब राहु शनि तुला राशि में हो, मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो, माने यानी मित्र की, राहु अपने मित्र की राशि में और शनि भी वहां ठीक ठाक हो, उच्च के हो या स्वराशिगत हो, तो ये एक योग बनाता है। इसको बोलते हैं नागमणि योग, नागमणि योग। और नाग के मणि का कितना महत्व हो तो आप जानते ही हैं। तो ये अच्छा फल प्रदान करेगा, खराब फल नहीं देगा। तो यहाँ जातक के पराक्रम में वृद्धि करेंगे। चूंकि वो चौथे भाव के स्वामियों के अपने एक घर पीछे बैठे हैं मूल त्रिकोण राशि से, तो क्या करेंगे? तो जातक को पारिवारिक थोड़ा बहुत समस्या जातक को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हर समय हर ग्रह का अच्छा फल मिले ऐसा नहीं है। तो जातक को पारिवारिक समस्या थोड़ी बहुत झेलनी पड़ेगी। और चतुर्थ भाव में सूर्य का बैठना भी कहीं ना कहीं, सूर्य एक गर्म ग्रह है, तो जो चौथे भाव में बैठेंगे परिवार के घर में, तो कई बार परिवार में जो है वो बिना मतलब के बाता बाती थोड़ी बहुत समस्या देते हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के पंचम पे पड़ेगी, तो मैं आपको बताया कि संतान के लिए जातक को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। और यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, शुक्र पे जब भी शनि की दृष्टि पड़े, मैं आपको बोला हूं राजयोग भंग कर देते हैं। उच्च के शुक्र बैठे हैं, बहुत बढ़िया है। और शुक्र पे शनि की दृष्टि पड़ना, जातक के पास सारा सुख होगा, सब सुख होगा, अच्छा खान पान होगा, जातक के पास भूमि वाहन मकान होगा, लेकिन उसके सुखों में कहीं ना कहीं कमी होगी। हालांकि जातक शौकीन मिजाज का होगा, क्योंकि शुक्र जो उच्च है तो जातक जो है शौकीन होगा, एक्सपेंसिव होगा, खर्चा करने वाला होगा, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो ये यहां से आप देख सकते हैं। सातवीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव पे, तो यहाँ पे बृहस्पति जो है, बृहस्पति पे शनि और राहु की दृष्टि का पड़ना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि बृहस्पति मैंने आपको बताया कि संतान भाव के स्वामी हैं और यहाँ पे केतु के साथ बैठे हैं। और केतु जो है बृहस्पति के नक्षत्र में ही बैठे हैं और बृहस्पति जो है यहाँ पे वो शनि के नक्षत्र में, यानी कि शनि के नक्षत्र में बैठ के बृहस्पति जो है वो शनि से दृष्ट हो गए। तो जातक को, क्योंकि बृहस्पति का काम विवाह कराना है, शुक्र बेशक किसी पुरुष के कुंडली में पत्नी का कारक है, लेकिन यहाँ पे पत्नी का कारक भी शनि से दृष्ट है और विवाह का कारक भी शनि से दृष्ट है और शनि के नक्षत्र में बैठा है। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी को देने वाला है, परेशानी कहीं ना कहीं देगा। किसमें? विवाह में विलंब करेगा, क्योंकि मांगलिक भी है, और संतान प्राप्ति में भी समस्या जातक को होगी। जातक को उदर जन्य रोग सताएंगे, जातक को पेट की प्रॉब्लम होगी, इनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, बात यह है मैंने इनसे, पेट की समस्या रहेगी। अब मान लीजिए आपके पास खाने के लिए बहुमूल्य व्यंजन हैं और आप पेट की समस्या से परेशान हैं, तो उस व्यंजनों को आनंद आप कैसे ले सकते हैं? तो सुखों में कमी होगी। तो इस चीजों को आप यहां पे देखना है। बृहस्पति भी पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है, तो जातक को डायबिटीज इत्यादि होने की भी समस्या कहीं ना कहीं होती है और उस पर भी इनको सावधान रहना चाहिए। अब यहाँ कुंडली में पंचम भाव में मैं आपको बताया कि शुक्र का बैठना, पंचम भाव में शुक्र का बैठना सप्तम पति होकर के अच्छा है। पत्नी भाव का स्वामी जो है कुंडली के पंचम भाव बैठा है तो ऐसा अच्छा है। ऐसा जातक जो है प्रेम विवाह करता है अमूमन। जब भी पंचम भाव प्रेम का है और वहां पे उच्च के शुक्र या स्वराशिगत शुक्र बैठ जाए और बृहस्पति की दृष्टि पड़ी रही तो जातक प्रेम विवाह करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाता है उसका काम। अब यहाँ पे सूर्य का कुंडली के, बुध का कुंडली के चौथे भाव में बैठना, तो बुध यहाँ पे अष्टम पति है और यहाँ पे आय भाव के स्वामी होकर कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। अब इस कुंडली में सर्वाधिक कारक तो है नहीं वो बुध, तो चौथे भाव में बुध का बैठना अष्टम पति होकर के और अष्टम भाव के स्वामी जहां भी बैठे कहीं ना कहीं परेशानी देते हैं। तो जातक को थोड़ा बहुत
परिवार को लेकर के समस्या आ सकती है, परिवार में कलह कलेश की स्थिति जातक को झेलनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुंडली में छठे भाव के स्वामी भी मंगल बनते हैं, वो कुंडली के सप्तम भाव में आके बैठे हैं, लग्नेश भी है, तो इनको क्या है कि 6, 8, 12 का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लग्नेश है, तो ये अच्छा है। छठे भाव के स्वामी का आके सप्तम में, देखिए सप्तम भाव का स्वामी का कुंडली के छठे भाव में आके बैठना ठीक नहीं होता है, फिर वो लगते हैं दाम्पत्य का व्यय करने। लेकिन यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठे हैं मंगल, और शुक्र उच्च का होकर बैठा है, प्लस पॉइंट है। हालांकि मंगल राहु से दृष्ट है, लेकिन फिर भी तात्कालिक मित्रता है यहाँ पे, और जिस भाव में बैठे उस भाव की वृद्धि करेंगे, तो दाम्पत्य संपूर्ण से खराब होगा, ये हम नहीं कर सकते हैं। दाम्पत्य जातक का ठीक ठाक होगा, यदि कुंडली मिला के विवाह करें तो समस्या नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। कुंडली के भाग्य भाव में मैंने आपको बताया कि बृहस्पति और केतु बैठे हैं, ऐसा जातक धार्मिक होता है, क्योंकि देवगण के भी हैं, और भाग्य भाव में बृहस्पति का बैठना जातक को धर्म परायण बना देता है, और केतु के साथ बैठ के धर्म ध्वजा योग का निर्माण करते हैं। जल तत्व की राशि में बहुत बढ़िया है। ऐसा जातक के यहाँ से कई बार मंदिर की स्थापना या देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का भी सौभाग्य ऐसे जातक को प्राप्त हो जाता है, ये अच्छा है। भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पे चंद्रमा, कुंडली के एकादश भाव में जाके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? केमद्रुम दोष से पीड़ित होकर बैठे हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे? शुभ ग्रह की दृष्टि से, यानी कि शुक्र की दृष्टि से दृष्ट है ऐसा जातक। तो ऐसा व्यक्ति यदि शेयर बाजार में थोड़ा बहुत पैसा कमाए, एसआईपी वगैरह में यदि थोड़ा बहुत पैसा कमाने की कोशिश करे, तो अच्छा लाभ प्राप्त करता है। क्योंकि बृहस्पति और जैसे बृहस्पति और चंद्रमा के सामने आमने सामने का जो दृष्टि है वो गजकेसरी योग होता है, वैसे ये भी देवताओं के नहीं है, ये दैत्यों के गुरु हैं। तब भी चंद्रमा के आमने सामने, हालांकि एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये अच्छा फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा का शुभ ग्रह से नैसर्गिक शुभ ग्रह है बृहस्पति और शुक्र, तो यहाँ शुक्र से दृष्टि होना ये कहीं ना कहीं जातक को अच्छा फल प्रदान करेगा। ये भी एक तरह का गजकेसरी योग का निर्माण करेगा, और जातक धन धान से समृद्ध रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे वो राहु से दृष्ट है, और जो है केमद्रुम दोष में है, तो व्यक्ति का कई बार मन जो है वो खिन्न होगा। कोई इसको छोटी सी बात बोली उसको सोचते रहेगा, ऐसा जातक छोटी छोटी बातों इसको मन में घर करने वाली होगी, परेशान रहेगा। जब भी चंद्रमा केमद्रुम दोष में ग्रसित हो, तो चंद्रमा मन है, तो ऐसे व्यक्ति की मन की इच्छा कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। तो इस केमद्रुम दोष का शांति करवाना चाहिए, इससे लाभ होता है जातक को। क्या उपाय करेंगे आगे चल के हम बात इस विषय पे करेंगे। अब यहीं पे सूर्य कुंडली के पंचम भाव के स्वामी के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। यहाँ सूर्य जो है दिग्बली होते हैं, तो ठीक अपने से अपोजिट बैठने पे ग्रह दिग्बल से हीन हो जाता है, लेकिन फिर भी चौथे भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो उनकी दृष्टि कुंडली के कर्म भाव पे पड़ेगी, तो जातक को कई बार सरकारी नौकरी भी ऐसे सूर्य जो है वो दिलाते हैं, मैंने कई सारे कुंडलियों में देखा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आय भाव के स्वामी मैंने आपको बता दिया, आय भाव के स्वामियों के सुख भाव बैठे, लेकिन वो अष्टमपति भी हैं, तो दोनों का फल देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो भाव ज्यादा मजबूत होगा उस भाव का ज्यादा फल मिलेगा। तो तीसरा भाव भाव बल में 5 अंक लिए हुए, और छठा भाव 10 अंक, यानी तीसरा भाव जो है वो मजबूत ज्यादा है। ठीक है, आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। सप्तम भाव का मैंने बता दिया, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हो कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। 12वें भाव के स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। अब एक बार हम थोड़ा सा ग्रहों के सडबल पे चलते हैं, फिर इनके बारे में बताता हूं मैं आपको। सडबल में जो सूर्य है, सडबल में वो जो है यहां पे बृहस्पति सबसे मजबूत सडबल में शुक्र है, याद रखिएगा, सबसे मजबूत सडबल में शुक्र है। उसके बाद में है शनि भी सडबल में मजबूत है। उसके बाद में क्रमशः बाकी सारे ग्रह, मंगल इत्यादि ग्रह मजबूत हैं। अब ये क्या करते हैं, थोड़ा उस विषय पे हम आते हैं। तो ये पेशे से डॉक्टर हैं और सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी करते हैं, तो पेशे से डॉक्टर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। मैंने बताया सूर्य की दृष्टि कर्म पे पड़ेगी, जब तक को सरकारी नौकरी बनाएंगे। और जब भी अब इनको राहु की दशा चली है 2005 से लेकर 2023 तक, और राहु ने इनको सरकारी नौकरी भी दिया और डॉक्टर भी बनाया। तो यहाँ पे शनि राहु की युति खराब फल प्रदान नहीं किया। क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूं। पंचम भाव जो है वो शिक्षा का होता है, तो पंचम भाव में कौन बैठे? शुक्र बैठे हैं। और मैंने आपको बताया कि शुक्र जो है वो बायोलॉजी के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र यदि कुंडली में पंचम भाव से संबंध बनाए, तो ऐसा जातक यदि डॉक्टरी लाइन में जाना चाहता है तो हम उसको बोलते हैं हाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो जातक को
डॉक्टर बनाने के लिए काफी है और चंद्रमा की दृष्टि से दृष्ट है। सूर्य शुक्र और चंद्रमा की कहीं ना कहीं जब भी दृष्टिपात इत्यादि हो जाए तो जातक को डॉक्टर बनाते हैं। अब इनका जो राहु की दशा चली तो राहु जो है इनका वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। राहु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है और शुक्र जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। राहु पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, वो बृहस्पति शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। ठीक, शुक्र जो है वो उत्तरा भाद्रपद, वो भी शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि जो है सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। तो ये डॉक्टर हैं। अब इनका अगला जो मुख्य क्वेश्चन मुझसे है कि मैं पीजी करना चाहता हूं, मैं किस विषय को लेकर पीजी करूं, तो इनका झुकाव थोड़ा सा ऑर्थो की तरफ है, यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहते हैं। तो दसम यहां कर्म भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य आप जानते हैं अस्थि कारक है, हड्डी के कारक है, और ऑर्थो में हड्डियों के डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो सूर्य हड्डी का कारक है और जो है इनके जो शनि जो है वो शनि भी कहीं ना कहीं हड्डियों के कारक होते हैं, हड्डियों के कारक माने जाते हैं। तो बृहस्पति की दशा इनको फिलहाल प्रारंभ होगी जून से, और इनको तभी कहीं ना कहीं इस वर्ष के लास्ट तक या बीच में इनको उस चीज के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो बृहस्पति शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, शनि सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, तो शनि और सूर्य दोनों ही हड्डियों के कारक माने गए हैं कि आप देखिएगा जब शनि की साढ़े इत्यादि आती है तो हाथ पैर व्यक्ति का यदि शनि खराब हो तो टूट जाता है एक्सीडेंट में, तो हड्डियों के कारक वो भी माने गए हैं। तो ऑर्थो की तरफ भी जा सकते हैं, नहीं तो इनका शुक्र भी बड़ा मजबूत है। दिग्बल में षडबल में सबसे मजबूत सूर्य है, शुक्र है, क्षमा कीजिए, और उच्च का बैठा भी है। तो ऐसे में ये गायनोकोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी बन सकते हैं, इसमें कहीं समस्या नहीं है। ऑर्थो मुझे पूरा यकीन है कि इनको ऑर्थो मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में यदि इनको मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वहां भी जा सकते हैं, कुंडली उसके तरफ इशारा करती है। थोड़ी बहुत समस्याएं इनके अभी हैं, समस्याओं में थोड़ा बहुत चल रहे हैं। समस्या में इसीलिए चल रहे हैं कि थोड़ा पीजी का टेंशन है, क्योंकि मैं क्या आपको बताया कि चंद्रमा यहाँ जो है वो कैसे है कि मध्यम दोष में, तो जहां तक छोटी छोटी बातों पे चिंता फिक्र करने वाला होगा, लेकिन फिर भी कुंडली खराब नहीं कहूंगा, कुंडली में बलाबल है। बृहस्पति बेशक भाग्य भाव में बैठ करके और वक्री हो गए हैं उच्च राशि में बैठ करके, तो उच्च का ग्रह कहीं ना कहीं नीच का फल देता है, लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो कितनी भी असुविधा है, कितनी भी अशुभता करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत अपना फल देंगे ही देंगे, जातक को थोड़ा जातक को अपना शुभ फल देंगे ही। अब इनका ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ज्येष्ठा मतलब ज्येष्ठ बड़ा, तो जातक यदि घर में छोटा भी हो तब भी उसको रोल बड़े का निभाना पड़ता है, क्योंकि नक्षत्र ही ज्येष्ठा है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होने की वजह से सारा परिवार का दायित्व छोटे होते हुए भी ये लेके चलते हैं। अब छोटे क्यों, जाहिर सी बात है कुंडली के तीसरे भाव में शनि और राहु जैसे पाप ग्रह का बैठना छोटे भाई बहनों का सुख नहीं देते हैं, छोटे भाई बहनों का सुख नहीं देते हैं। तो छोटे भाई बहन यही छोटे हैं, तो परिवार में इनको उन चीजों का दायित्व उठाना पड़ता है। इनके जो सूर्य है वो शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, और राहु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। देखिए कॉम्बिनेशन। सूर्य षडबल में कमजोर है, तो ये जो है बेशक फौज में नौकरी पाए हैं, लेकिन बहुत दिन क्षमा कीजिए, बेशक सरकारी नौकरी पाए हैं, तो सरकारी नौकरी पाए लेकिन ज्यादा दिन तक उसमें करेंगे नहीं, ये उसको छोड़ करके ये अपना दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, अपना पीजी करके और अपना कार्य करना चाहते हैं। तो ठीक है, मंगल कुंडली के मैंने आपको बताया कि लग्नेश होकर के यहाँ बैठे हुए, तो जातक इंडिपेंडेंट काम भी यदि करें, यदि पीजी वगैरह करके यदि अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलेंगे तब भी इनका काम अच्छा चलेगा, तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि छठे भाव से हम क्या नौकरी का विचार करते हैं और दसम भाव से भी, तो छठे भाव के स्वामी मंगल होकर कुंडली के सप्तम में बैठे हैं, व्यवसाय भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव से स्वच्छंद व्यापार का विचार करते हैं, जातक की इच्छा का भाव है ये। तो यहाँ पे कौन बैठा है, शनि स्वराशिगत बैठे हैं, तो जातक अपना यदि व्यक्तिगत काम भी करे तो भी कोई असुविधा नहीं है, तो भी उसका काम चलेगा। चंद्रमा इनके हस्त नक्षत्र में यानी कि स्व नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि जब आप किसी का सर्जरी इत्यादि करते हैं, हालांकि चंद्रमा बेशक के मध्यम दोष में है, कोई बात नहीं, फिर भी शुभ ग्रह से दृष्ट है, और चंद्रमा जब मजबूत होगा, आपका मन मजबूत होगा, तभी तो आप किसी के शरीर को काट सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। तो मंगल तो है ही, मंगल लगन को देख के जातक को डेयरिंग देगा, पराक्रमी बनाएगा, और चंद्रमा भी जो है स्वराशिगत बैठ करके और जातक को जो है कहीं ना कहीं मन मजबूत करेंगे। मंगल और रोहिणी नक्षत्र में, यानी मंगल भी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। लग्नेश का भाग्येश के नक्षत्र में बैठना बहुत बढ़िया है, ये अच्छा फल प्रदान करेंगे। और बुध शतभिषा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु मैंने आपको बता दिया शनि के नक्षत्र में बैठे हैं,
विवाह इत्यादि में थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन परेशान होने कोई बात नहीं है, विवाह भी थोड़ा विलंब से सही लेकिन हो जाएगा। ये बृहस्पति की महादशा में ही जातक का कहीं ना कहीं विवाह होने की संभावनाएं बनेगी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ भाग्य भाव में बैठे हैं और बृहस्पति जो है वो पुष्य नक्षत्र में यानी कि शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, तो असुविधा कोई नहीं है। शुक्र पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक का विवाह होने की संभावना इसमें बन जाएगी। शुक्र को मैंने बता दिया, शुक्र शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, शनि सूर्य के नक्षत्र में, केतु गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। ये सारा स्थिति कहीं ना कहीं जातक के लिए बढ़िया है। भाव बल में यदि देखते हैं तो भाव बल में सबसे मजबूत कुंडली का 12वां भाव है। अब यहां समझिए, यहाँ बड़ा बढ़िया विषय, इसके पहले जब मैं बताया था एक बार तो बोला था भाव बल मजबूत है। अब ठीक है, जातक का 12वां भाव मजबूत है, जातक का 12वें भाव का स्वामी भी उच्च का बैठा है। अब 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है, तो या तो हॉस्पिटल में आपके खर्चे होंगे, या तो हॉस्पिटल में आप नौकरी भी कर सकते हैं, या तो आप विदेश भी जा सकते हैं। तो हॉस्पिटल का भाव मजबूत है और हॉस्पिटल के भाव का स्वामी आकर के शिक्षा के भाव में बैठा है, यानी जातक हॉस्पिटल से संबंधित शिक्षा ग्रहण करे, इन्होंने किया, डॉक्टर है चूंकि मैंने बताया आपको, तो हॉस्पिटल में ही जातक को कामयाबी मिलेगी। ऐसा जातक आगे चल के और अपना खुद का भी छोटा मोटा हॉस्पिटल बना करके या छोटा मोटा क्लिनिक खोल के काम कर सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसमें कोई असुविधा नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 12वें भाव का मजबूत होना हमेशा ही खराब नहीं होता है। 12वां भाव मजबूत है, 12वां भाव व्यय का है, व्यय होता है, शौकीन है, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा इनको पसंद होगा, क्योंकि शुक्र भी हो चुका है, लेकिन वो 12वें भाव के स्वामी हॉस्पिटल के भाव के स्वामी है, तो जातक हॉस्पिटल में ही अपना कैरियर बनाएगा और हॉस्पिटल में ही पूरे जीवन पर्यंत जातक जो है हॉस्पिटल में नौकरी करेगा। उसके बाद षडबल में दूसरा इनका भाव मजबूत है, कुंडली का 5वां भाव यानी शिक्षा का भाव। तो ये बायोलॉजी इनका सबसे फेवरेट विषय था और बायोलॉजी में हमेशा इनका अच्छा नंबर आया है, अपने अच्छा इन्होंने, इसीलिए तो जाहिर सी बात है बायोलॉजी में अच्छा नंबर आया तभी ये डॉक्टर है। तीसरे में इनका मजबूत कुंडली का धन भाव है, धन भाव का स्थिति भी जातक का ठीक ठाक रहेगा, थोड़ा व्यय बढ़ा रहेगा लेकिन जातक के पास धन आता रहेगा, धन पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा और खर्च के लिए धन इनको मिलते रहेगा। उसके बाद में इनका सप्तम भाव मजबूत है, यानी मैंने आपको बताया कि दाम्पत्य भी ठीक ठाक रहेगा, दाम्पत्य में कोई परेशानी नहीं है, कि कुंडली मिला के विवाह करें तो दाम्पत्य भी ठीक ठाक चल जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया कुंडली है। एक बार नवांश कुंडली की तरफ आते हैं। धनु लग्न की कुंडली बनती है, धनु लग्न की कुंडली बनती है तो ऐसा जातक जो है कैसा होगा, लक्ष्य साधने वाला होगा, अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर रखेगा, अपना गोल बिल्कुल सेट करके रखेगा और अपना जो है अपने लक्ष्य में कामयाबी प्राप्त करने वाला होगा। लग्न के स्वामी आय भाव में बैठे हैं, बहुत बढ़िया, जातक जिंदगी में आय के कई साधन होगा और जातक के पास कई प्रकार से आय आते रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए बृहस्पति, यहाँ के जो स्वामी बनते हैं बृहस्पति, वहां आय भाव में बैठे हैं, बहुत बढ़िया है। और सप्तम का विचार दाम्पत्य का थोड़ा हम देख ले चुके हैं, मंगल है, मन में प्रश्न उठेगा कि दाम्पत्य का, तो देख लेते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी, दाम्पत्य को खराब नहीं करेंगे। और आप चंद्र कुंडली का भी जब निर्माण करेंगे कहीं ना कहीं तो बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी। आप देख लीजिएगा, यहां से बैठ करके 1 2, यहां से यहाँ बृहस्पति बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, तो आप यहां से बैठा कर देख लीजिए, सप्तम भाव पे पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुंडली के देखिए चौथे भाव में बुध, सूर्य, शनि, ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं। मैं जैसा आपको बताया कि पारिवारिक थोड़ा परेशानी जातक को होगी। और पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, कुंडली के अष्टम भाव में आके बैठे हैं, तो यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पंचम पति बेशक कुंडली के अष्टम भाव में आके बैठे हैं, क्या करेंगे, यहाँ भी पंचम पति वक्री होकर बैठे हैं, तो बीच में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उनमें थोड़ा गैप हो गया इनका, थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नवांश कुंडली में वो नीच राशि में जाके बैठे हैं और यहाँ पे जो है वो पंचम पति होकर के वक्री होकर बैठे हैं, 2 पापा ग्रह से दृष्ट होकर बैठे हैं, थोड़ा ब्रेक कर देंगे लेकिन जातक फिर भी उसमें सफलता प्राप्त कर लेगा। और मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठे तो जातक को अच्छा सर्जन बनाते हैं, ऐसा मैंने कई सारे कुंडलियों में देखा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, इनका काम देरी से सही लेकिन हो जाएगा। और यहाँ भाग्य भाव के स्वामी सूर्य की कुंडली के सुख भाव में बैठे हैं, जातक के भाग्य में ही सुख की प्राप्ति होगी। और शुक्र यहाँ पे कुंडली के 12वें भाव में जाके हैं बैठे हैं और 12वें भाव के स्वामी मंगल कुंडली के अष्टम भाव में आके बैठे हैं। लगन के स्वामी जाकर के आय में बैठे हैं, तो यहाँ पे जो नीच होते हुए भी वो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, तो स्थितियां अच्छी है, जातक की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या उपाय करना चाहिए इस कुंडली में। तो सबसे पहले लग्न के जो स्वामी मंगल कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, बलाबल में डिग्री वाइज अच्छे बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो नीच के बैठे हैं, थोड़ी बहुत समस्या देने वाले हैं, थोड़ी बहुत परेशानी जातक को दे सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन
ऐसा जातक जब मंगल खराब हो कुंडली में, या तो व्यक्ति किसी का खून बहाता है या उसका खुद का खून बहता है। तो एक डॉक्टर के लिए यदि मंगल खराब भी है तब भी खराब नहीं है ये मंगल, वो अच्छा ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि जब कोई डॉक्टर सर्जरी करेगा तो जाहिर सी बात है दूसरे का खून वो बहाता है, तो इसमें उसके लिए प्लस पॉइंट है, खराब नहीं है। ग्रहों को देखने के लिए अपना अपना नजरिया चाहिए यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहें, क्योंकि इनको अभी मंगल में बिल्कुल एंड चल रहा है, राहु में मंगल का अंतर चल रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, और यहाँ पे यदि चाहे तो मंगल का रत्न मूंगा भी धारण कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि शुक्र से तात्कालिक मित्रता है तो मूंगा पहन सकते हैं। बृहस्पति के लिए नित्य मंदिर जाएं, देव दर्शन करें, बृहस्पति की दशा इनको आने वाली है, और बृहस्पति का रत्न पुखराज भी धारण करें, उसमें कोई असुविधा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की राशि में चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं तो लाभ देंगे। आगे बढ़ते हैं। नित्य जो है मैं आपको बताया बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना है इनको। अभी राहु में मंगल का अंतर चल रहा है, तो राहु और मंगल दोनों के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, उससे भी इनको फायदा होगा। चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी के केमद्रुम दोष में जाके बैठा है, नित्य शिव जी के मंदिर में जाएं, भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाएं, और सुबह शाम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करें, और साथ ही साथ ओम सोम सोमाय नमः संध्या काल में नित्य पाठ करें, इससे इनको लाभ हो जाएगा। विवाह कब होगी, विवाह वाला थोड़ा सा मैं आपको ये विषय बताना भूल गया था। तो अभी बृहस्पति यहाँ चंद्रमा के दिन आप लेंगे इस दिन के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी बृहस्पति इनके विवाह का समय चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल बृहस्पति इनके कुंडली के अष्टम में गोचर करेंगे, और बृहस्पति जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब भाग्य भाव में जब पुनः गोचर में आएंगे, जब 2024 में अप्रैल के बाद, तब जाकर के विवाह का समय इनका बन जाएगा, और विवाह इनका हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सके तो मंगल की यहाँ पे शांति पूजा भी करवाने से जातक को लाभ होगा, यानी कि लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, या तो मंगल की यहाँ पे शांति कराकर भी। मैंने कई सारे ऐसे कुंडली देखा है, मैंने बहुत सारे ऐसे कुंडली देखा है कि मंगल दोष है, लेकिन फिर भी जातक ने विवाह किया है बिना मांगलिक से, और विवाह सफल रहा है। तो मंगल दोष का सही सही यदि उपाय हो जाए तब भी कोई असुविधा नहीं होती है, तो आप यहाँ पे वो उपाय कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। शिव जी की आराधना करते रहेंगे, चंद्रमा ठीक हो जाएगा, मन शांत रहेगा। हो सके तो एक बार केमद्रुम दोष की शांति भी करा लें, इससे भी जातक को लाभ होगा। बृहस्पति के मंत्रों का ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शाह गुरुवे नमः, बृहस्पति की महादशा जब आएगी इनको 20 जून 2023 से, तो करते रहें, बृहस्पति का श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। नित्य देवालय में जाने से और गाय को रोटी भी खिलाने से शुक्र और बृहस्पति या सभी ग्रह जो है अच्छे हो जाते हैं। तो ये था इनके कुंडली का विश्लेषण, यकीन है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन किया जाएगा, कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल में, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।